नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 1% डेली पर। तो बीते मंगलवार को यूपीएससी परीक्षा का रिजल्ट आता है और यूपीएससी एक ऐसी परीक्षा है जिसमें लाखों विद्यार्थी अपने सालों लगा देते हैं। और आज हमारे साथ एक ऐसी ही विद्यार्थी रह चुकी नविता मैम है जिन्होंने इस बार 251 रैंक के साथ यूपीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। तो सबसे पहले तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम एंड बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू सो मच। तो नविता मैम की जो जर्नी रही है यूपीएससी की वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशनल है उन बच्चों के लिए जो यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं। ऐसा कहने की मेरी कुछ मुख्य वजहें हैं। जैसे मैम ने जो प्रिपरेशन स्टार्ट की थी वो शादी के बाद की है। मैम का ये 5वां अटैम्प्ट था। इतने सालों तक एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत बड़ी बात होती है। तीसरा, मैम ने 2013 में बीटेक किया, मैम की प्लेसमेंट भी लग गई, मैम एमएनसी में जॉब कर रही थी, स्टिल मैम ने यूपीएससी को ऑप्ट किया और जॉब के साथ साथ यूपीएससी क्लियर किया है। तो आज हम नविता मैम से बात करेंगे और यही जानेंगे कि मैम ने कैसे इतनी सब चीज़ें मैनेज की और कैसे यूपीएससी को क्लियर किया। तो मैम, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो शायद सबके दिमाग में आएगा कि आपने शादी के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं और इंडियन सोसाइटी में स्पेशली कि रिलेटिव्स के आना है, फंक्शंस में जाना है और फिर थोड़े ताने भी मिल जाते हैं कि पढ़ाई में ही लगी रहती है, टाइम नहीं देती। तो आपके लिए सफ़र कितना मुश्किल रहा और आपने कैसे मैनेज किया? देखिए, हाँ, हमारी इंडियन सोसाइटी में मैरिज के बाद बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं एंड स्पेशली लड़की के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बट मेरे लिए मेरे दोनों फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मैरिज की वजह से मुझे कुछ एक्स्ट्रा बर्डन दिया जा रहा है या मुझसे बोला जा रहा है कि आप नहीं प्रिपरेशन मत करिए, अपनी फैमिली पे ध्यान दीजिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ बिकॉज दे वर सीइंग कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी एंड ये मेरा ड्रीम था, मेरा एम्बिशन था कि बाकी सब कुछ वेट कर सकता है बट ये जो टाइम निकल जाता तो शायद कभी लौट के नहीं आता। एंड मेरे फैमिली बहुत अच्छे से समझते थे ये चीज़, तो मेरे लिए एज सच ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई। तो मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने 2013 में बीटेक की, आपकी प्लेसमेंट लग गई, आप एमएनसी में काम कर रही थी। लाइक लिटरली हमारी एज ग्रुप के बच्चों का सपना होता है कि एमएनसी में जॉब लग जाए, लाइफ सेट है। तो ये यूपीएससी का मोटिवेशन कहाँ से आया? इसमें ऐसा था कि मैंने 4-5 साल काम किया, तब तक मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी यूपीएससी भी ट्राई करूँगी। लेकिन जैसे जैसे मैं काम कर रही थी एक कुछ लग रहा था कि कुछ मिसिंग है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा था एंड लग रहा था कि ये नहीं मैं करना चाहती हूँ, मुझे और ज़्यादा चाहिए था अपनी लाइफ से। एंड मेरी जो अपब्रिंगिंग रही है, मैं हमेशा कैंट एरिया में बड़ी हुई हूँ। मेरा पूरा स्कूलिंग, इनफैक्ट कॉलेज टाइम पे भी मेरे पापा एयरफोर्स में थे, तो वो जो सर्विसिंग वाला फैक्टर होता है वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर था, जो मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ, थोड़ा लेट रियलाइज़ हुआ, लेकिन ठीक है। तो वहाँ से मुझे लगा नहीं मुझे देश के लिए या अपनी समाज के लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, तो फिर मैंने ये प्लेटफॉर्म चूज़ किया और तैयारी शुरू की। तो मैम, लाइक 90% एस्पिरेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है कि वो इस चीज़ में अड़ जाते हैं कि यार या तो जॉब कर लेते हैं या प्रिपरेशन कर लेते हैं, क्योंकि क्या होता है कि वो जॉब कर रहे होते तो वो इनफ टाइम नहीं दे पाते। लेकिन आपने कैसे मैनेज किया दोनों चीज़ों को, वो भी इतने अच्छे से? यस, इसमें बहुत सारे टाइम मैनेजमेंट है जो मेनली सबसे ज़्यादा रोल इम्पॉर्टेंट प्ले करेगा। मेरी जो सैटरडे संडे की छुट्टियां होती थी, वीकेंड्स होते थे, बाकी हॉलीडेज़ होते थे, उनको मैं बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करती थी बिकॉज़ वीकडेज़ पे नहीं इतना टाइम दे पाते, हार्डली 4-5 घंटे हो पाता था। एंड जो बाकी का मेरा बचा हुआ टाइम रहता था, बचा हुआ सिलेबस रहता था, वो मैं एक्स्ट्रा छुट्टी लेके या अपने वीकेंड्स पे कवर करती थी। और बहुत सारी चीज़ें जो ऑफिस में होती रहती हैं, जो नॉन एसेंशियल होती हैं, उनको स्किप करती थी। तो मैम, ये आपका 5th अटैम्प्ट था, तो इन 5 अटैम्प्ट के दौरान आपको ऐसा भी लगा होगा कि यार मेरे से शायद नहीं होगा, मेरी बस की नहीं है, और ऐसा भी होता है कि बच्चा डिप्रेशन में जाने लग जाता है। एज स्टूडेंट हम ये सोचने लग जाते हैं कि यार छोड़ना नहीं हो रहा, वैसे भी लाइफ सेट है। बट एक कंसिस्टेंसी आपने मेंटेन रखी, एक मोटिवेशन आपने मेंटेन रखा, तो ये कैसे किया?
ये प्रिपरेशन के टाइम पे मुझे कभी अपने आप पे सेल्फ डाउट नहीं हुआ। जो ठीक है फेलियर्स होते थे, थोड़ा तो दुख लगता था कि यार 1 साल और वेस्ट होगा, अभी 1-2 साल और मेहनत करनी पड़ेगी। और यूपीएससी का साइकिल इतना लंबा है कि अगर आप एक अटेम्प्ट मिस होता है तो आपके 2 साल जाते हैं फिर। लेकिन फिर मुझे कभी भी सेल्फ डाउट नहीं आया, मुझे ये नहीं लगा कि छोड़ देना चाहिए। मुझे लगा कि ठीक है, जितने मैक्सिमम अटेम्प्ट है, जितने मैक्सिमम एफर्ट्स हैं, जितना टाइम मैं मैक्सिमम दे पाऊँगी मैं अपने साइड से दूँगी। बाद में जाके मुझे रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने सही तरीके से मेहनत नहीं की। सो ये मेरा इंटरनल से अंदर से ही मोटिवेशन रहता था, और इसी की वजह से मैं अपना मेंटल स्ट्रेंथ और बैलेंस मेंटेन रखती थी। तो मैम अगेन ये आपका 5th अटेम्प्ट था, तो ये होता है ना कि हर अटेम्प्ट के बाद हमें पता चलता है कि इस अटेम्प्ट में हमारी ये गलतियाँ थी और ये कमियाँ रह गई। तो आपको हर अटेम्प्ट में पता चला होगा और आपने वो कवर करी होगी नेक्स्ट अटेम्प्ट में। तो आप हमारे एस्पिरेंट्स को बताना चाहेंगे कि वो गलतियाँ, वो कमियाँ क्या थी जो आपने इन 5 अटेम्प्ट के दौरान महसूस करी? सबसे बड़ी गलती जो थी मैं ये बताना चाहूँगी, बाकी जिससे बाकी लोग ना कर पाएँ ऐसी गलतियाँ। पहला कि एक बार सिलेबस ख़त्म होने के बाद टेस्ट लगाना स्टार्ट कीजिए। शुरू में मैं बिल्कुल टेस्ट नहीं लगाती थी, मैं जस्ट रिवाइज़ करती रहती थी बुक्स को और एग्ज़ाम देने जाती थी। बट ये 2-3 अटेम्प्ट के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि टेस्ट कितने इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपका 2-3 बार रिविज़न हो चुका है सिलेबस का, देन इट्स अ परफेक्ट टाइम कि आप टेस्ट स्टार्ट करें और फिर क्वेश्चंस के साथ रिविज़न करें, बैक ट्रैक में स्टडी करें उसके बाद। क्योंकि प्रीलिम्स में कुछ सिलेबस का कोई लिमिटेशन नहीं है, कुछ भी कहीं से भी एवरीथिंग इज़ अंडर द सन। सो वहाँ पे जितना क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उतना हमारा एबिलिटी डेवलप होगा कि कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है, कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, वो सारी चीज़ें क्वेश्चन से आती हैं। तो मैम लाइक मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स टॉपर्स के इंटरव्यू इसलिए देखते हैं कि उन्हें पता चले कि स्ट्रेटेजी क्या थी। तो लाइक यूपीएससी का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो आपकी प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी थी? आपने कैसे एमसीक्यूज़ को टैकल किया, कैसे प्रिपरेशन की? इन दिस अटेम्प्ट व्हाट आई हैव डन डिफरेंटली इज़ कि मैंने 45 टेस्ट लगाए थे, जैसे मोर देन 45 थे। एंड एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट के नहीं, 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट के लगाए थे इन ऑर्डर टू हैव वेराइटी। और उनका जो एनालिसिस था, मैं सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करती थी, खाली उन क्वेश्चन का एनालिसिस नहीं करती थी जो गलत हुए हैं। इनफैक्ट जो मेरे सही भी हुए हैं उनको भी एनालाइज करती थी, और एनालाइज मैं अपनी सोर्स बुक से करती थी, सोल्यूशन से नहीं करती थी। उससे रिटेनिंग एबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है लास्ट में। सो प्रीलिम्स के लिए तो ये था। मेंस के लिए तो मैंने वही किया था कि जो सिलेबस है उसके कीवर्ड्स के नोट्स बनाए थे और उसके अपना फॉर्मेट डेवलप किया था, इंट्रो का और कंक्लूजन का रिलेटेड, कि ये टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो दिस विल बी माय इंट्रोडक्शन, दिस विल बी माय कंक्लूजन। सो हर टॉपिक के मेंस के सिलेबस के बेसिस पे ऐसे छोटे छोटे बना लिए थे। एंड कुछ वैल्यू एडिशन मटेरियल बनाया था डेली न्यूज़पेपर से। एंड फिर वही टेस्ट दिए थे, हर जीएस के 2 टेस्ट दिए थे। एंड इस मेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि टाइमली हमारा पेपर ख़त्म हो जाए, तो उसके हिसाब से मैं बहुत ही अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करती थी। माइक्रो मैनेजमेंट रहता था, एक क्वेश्चन है 10 मार्कर का, तो उसको 5 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है इन एनी केस। सो ऐसे करके माइक्रो मैनेज करके 3 घंटे में पेपर कंप्लीट हो जाता था। तो मैम लाइक मेंस में मेजर बच्चों का पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता, तो आपका हो गया था? हाँ जी, मेरा पूरा हो गया था। चलो दैट्स अ गुड थिंग। तो मैम लास्ट स्टेज आती है यूपीएससी की इंटरव्यू। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे की आपने? इंटरव्यू के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम मिला था, क्योंकि इस बार थोड़े ज़्यादा 5 महीने जैसे चले थे इंटरव्यू। एंड मेरा लास्ट में था, 3rd लास्ट डे था मई में, मुझे बहुत सारा टाइम मिला था। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए जो बोला जाता है, जो कन्वेंशनल तरीका है, वही 2 न्यूज़पेपर पढ़ने हैं। एंड छोटी से छोटी करंट अफेयर्स को भी हमें अच्छे से एनालाइज करना है। एंड स्पेशली जब आपका इंटरव्यू हो, उससे 10 दिन पहले की जो भी न्यूज़ चल रहे हो उसका डिटेल्ड एनालिसिस करना पड़ता है। और फिर दूसरी चीज़ आती है हमारा डैफ में जो भी वर्ड लिखा है, कितना भी सिली हो, उसका हमें बहुत ही इन डेप्थ जाके प्रिपेयर करना पड़ता है। 3rd चीज़ आती है मॉक इंटरव्यूज़ देने हैं। जो भी वेल एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूट है वो सब लोग मॉक इंटरव्यूज़ कराते हैं। तो ये हमें अपने आप से डिसाइड करना चाहिए कि हमें कितने मॉक्स देने हैं, कितने नहीं देने हैं, एंड किस स्टेज पे रुक जाना है। बाकी जो बेसिक एटिकेट्स होते हैं, मैनरिज्म होता है, वो सब हम मॉक से सीख लेते हैं। अगर आप हमें बता पाएँ आपसे इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, और वो आपको एक्सपेक्टेड थे या वो आपको ऐसा लगा कि यार ये कहाँ से पूछ लिया? मेरे से जो पूछे गए थे इंटरव्यू में,
मतलब करंट अफेयर्स ही था, कुछ डैफ बेस्ड ही था, ऐसा कुछ नहीं था कि आउट ऑफ बॉक्स लगा हो या मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ हो। इट वाज डैफ बेस्ड ओनली। जैसे पहला क्वेश्चन तो यही था कि इतने साल काम करने के बाद क्यों आना है सर्विस में, जो एक्सपेक्टेड था पहला वही था। फिर 2-3 क्वेश्चन मुझसे ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के पूछे जिसमें मैं काम करती हूँ। फिर मुझसे इकोनॉमी के करंट अफेयर्स से पूछा, इन्फ्लेशन एंड ऑल। फिर थोड़ा सा जियोपॉलिटिक्स पे गए थे वो लोग कि यूक्रेन एंड रशिया वॉर का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट है, इंडिया कैसे बेनिफिशियरी बन रहा है इस वॉर में। सो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे, देवर नॉर्मल करंट अफेयर बेस्ड एंड डैफ बेस्ड, ऐसा सरप्राइजिंग एलिमेंट कुछ था नहीं। तो मैम मेरा बस लास्ट क्वेश्चन आपसे कि अगेन यूपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट है और आज के टाइम पे मतलब हम ऑनलाइन एरा में रह रहे हैं, तो यूट्यूब पे कंटेंट भरा हुआ है, ऑनलाइन बुक्स है हमारे पास और बुक्स भी इतनी सारी है, कोचिंग्स हमें हर जगह इतनी सारी है जो हर क्लेम कर रहे हैं कि हमारा हम निकलवा देंगे यूपीएससी। आपके क्या रिसोर्सेज थे? आपने मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज रखे थे या फिर आप कहीं से भी पढ़ रही थी, और जो रखे थे वो क्या थे, कहाँ से पढ़ रही थी और कैसे पढ़ रही थी आप? मेरे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थे। पहले अटेम्प्ट्स मैंने यही गलती करी थी, मैं बहुत सारे बुक्स से पढ़ लेती थी एंड रिवाइज़ कुछ भी नहीं हो पाता था। लेकिन हमारा स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, हमारे 1 या 2 बुक्स अच्छे बुक्स होने चाहिए और उन्हीं का मल्टीपल रिविज़न होना चाहिए, जो बाद में किया मैंने। तो मेरे रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड थे, जैसे पॉलिटी में लक्ष्मीकांत, इकोनॉमी में नितिन सिंघानिया, बिपिन चंद्रा, हिस्ट्री की थी, एनसीईआरटीज़ थे, ज्योग्राफी में एनसीईआरटीज़ थे। सो हर सब्जेक्ट के 1 या मैक्सिमम 2 बुक थे, उससे ज़्यादा मैंने नहीं पढ़ा एंड उसी को मल्टीपल रिविजन्स किए एंड क्वेश्चंस लगाए। एंड मेंस के लिए तो इट्स वेरी इजी, सिलेबस बहुत वेल डिफाइंड है एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के वेल डिफाइंड नोट्स आते हैं, वैल्यू एडिशन मटेरियल भी आता है, तो वो भी पढ़ लेंगे तो उससे भी हम लोग अच्छे आंसर्स बना के लिख सकते हैं। सो मैम इन दी लास्ट कोई एक मैसेज जो आप अब एस्पिरेंट्स जैसे आपने दिया है, अब आगे और भी एस्पिरेंट्स देंगे, वो भी मेहनत करेंगे, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी? मेरा मैसेज यही है सारे एस्पिरेंट्स के लिए कि देखिए ये एग्ज़ाम का साइकिल बहुत बड़ा है, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा चाहिए इसमें। आप बस मेहनत करते रहिए, सही डायरेक्शन में मेहनत करिए एंड डेफिनेटली एक ना एक दिन तो हमें सक्सेस मिल ही जाएगी। एंड इसमें ये नहीं करना है, इस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें पता होना चाहिए भाई क्या नहीं पढ़ना है, कि इतना सारा मटेरियल अवेलेबल है अभी ऑनलाइन पे, टेलीग्राम चैनल्स इतने सारे खुल गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सब मटेरियल के पीछे भाग रहे हैं, उनको कलेक्ट कर रहे हैं, एक एक बार पढ़ रहे हैं फिर रिवाइज कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। जो स्टैंडर्ड बुक्स है उनको बहुत डीपली जाके पढ़िए और अगर अंडरस्टैंडिंग से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली कैसा भी पैटर्न आए क्वेश्चन पेपर का वो टैकल हो जाएगा। जैसे इस बार प्रीलिम्स बहुत ही डिफरेंट था, तो अगर किसी ने बहुत ही इन डेप्थ जाके पढ़ाई की होगी तो उसके लिए ईजी था पेपर। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग प्रीलिम्स से रिलेटेड इज़ कि CSAT पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अभी इस बार और डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ गया CSAT में, हमें 3-4 महीने एटलीस्ट देने पड़ेंगे CSAT के लिए। सो यही मेरा मैसेज है बाकी एस्पिरेंट्स के लिए कि मैं भी कभी उस साइड पर थी, मैंने भी पूरी जर्नी 5 साल की देखी है एंड इट्स वेरी टायरिंग, इट्स वेरी हार्ट रेंचिंग। सो बट यही है, कोई शॉर्टकट नहीं है हमारे पास, वी हैव टू डू इट। थैंक यू सो मच मैम। एंड गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, नविता मैम का इंस्पिरेशन अच्छा लगा हो और अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए हो और इंटरव्यूज़ देखने हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।